नमस्कार, मैं आपके साथ कृष्ण प्रताप। आज हमारे साथ सांसद संवाद में संघमित्रा मौर्य बदायूं सांसद मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप मैम? अब तक की जर्नी कैसी रही है? हम अच्छे हैं, जर्नी भी अच्छी रही है। अब तक के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को ब्रीफ करना चाहें। क्या पॉलिटिक्स में कहाँ से लेके सफ़र स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक चल रहा है और आगे की क्या रणनीति है? कि हमारी राजनीतिक सफ़र तो मैं अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि हमारे खून में ही राजनीति है। राजनीतिक परिवार में जन्म लेना, खून में ही राजनीति कही जाएगी। और राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हमारी एक छोटे से इलेक्शन जिला पंचायत से हुई 2010 में, 2012 में विधानसभा, 2014 में लोकसभा मैनपुरी और 19 में पुनः लोकसभा बदायूं, जो मैं आज वहीं से सांसद के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। ये तो राजनीतिक सफ़र रहा, लेकिन राजनीतिक सफ़र के साथ साथ हमारा सामाजिक कार्यक्रम भी लगातार पहले भी रहा है और अभी भी है और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा रहेगा। खैर, ये तो आपकी अपना पर्सनल रहा। मैं बदायूं से आप सांसद हैं। बात की जाए बदायूं के विकास को लेके, अब तक के कार्यकाल में आपने अपने नेतृत्व में कितना विकास किया है? कि हमारे कार्यकाल की यदि हम बात करें तो अभी जितना हमारा समय निकला है उसमें ज़्यादातर समय तो कोरोना महामारी में गया है। तो निश्चित तौर पर हम हवाई बातें नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उस कोरोना महामारी के दौर में जो भी सुविधाएं चाहे प्रदेश सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, हम अपने क्षेत्र में ले जा सकते थे, ले गए। और उसके अलावा भी हमारे प्रदेश और केंद्र की सरकार से विकास के कार्य लगातार होते रहे। इतना ही नहीं, अभी कोरोना के दौरान ही केंद्र सरकार ने एक मुक्त 88 करोड़ का सड़क हमारे यहाँ भेजा था, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। तो अभी तक ये बदायूं के लिए पहला ऐसा सड़क के लिए, वो भी कोरोना महामारी के दौर में, इतनी बड़ी राशि जाना बहुत बड़ी बात है। और हमारा लगातार प्रयास रहता है, रहेगा कि हम किसी भी तरह से बदायूं को विकास की ओर ले जा सकें। आपने सड़क की बात की। खैर, आपके क्षेत्र में नहीं आता, बट आप उस रास्ते से निकल के जाते हैं दातागंज टू शाहजहानपुर। आपको पता होगा रास्ता वहाँ का कैसा है। कभी आपने उसकी आवाज़ संसद में उठाई? उसकी आवाज़ संसद में भी उठ चुकी है और प्रदेश सरकार में भी हमारी बात हो चुकी है। जल्द ही वो सड़क का काम भी हो जाएगा। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी ने उस पर आश्वासन ही नहीं, बल्कि उसको वो जल्द से जल्द काम शुरू करवाने वाले भी हैं। अगला सवाल है, राम मंदिर का मुद्दा इस समय फिर उछल के आया है। क्या हर सरकार जब इलेक्शन आएंगे तब मंदिर मुद्दा होगा क्या? मंदिर मुद्दा सरकार का नहीं है, बल्कि जनता कहा करती थी कि भाजपा सिर्फ मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती है। रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस मुद्दे का भी पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया कि जो विपक्ष लेकर के नारे देती थी, अब वो नारे उसका बंद हो गया, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। विपक्ष की बात की, अगर विपक्ष इस बार गठबंधन करता है, कितना असर पड़ेगा यूपी में? गठबंधन करता है तो वो साफ जाहिर हो जाएगा कि वो कमज़ोर है, क्योंकि गठबंधन की वही सोचता है जो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। और उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में कोई कितना भी गठबंधन कर ले, 19 में भी गठबंधन हुआ था, 17 में भी गठबंधन हुआ था और परिणाम सबके सामने है। 22 में भी परिणाम सबके सामने होगा, कोई कितना भी गठबंधन कर ले। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप भाषण दे रही थी स्टेज पे,
जिसमें आप डिस्टर्ब हुई, कुछ आपके समर्थकों ने नारेबाजी कर दी, ऐसी क्या वजह रही थी? उस मंच पर गुस्सा आने का कारण यदि हम कहें तो वो हमारे परिवार का कार्यक्रम था, और परिवार के सदस्यों के माध्यम से अगर वो हमें कष्ट हुआ तो वो हमें पब्लिकली चर्चा नहीं करना चाहिए। वो हमारा पारिवारिक मामला है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। कोई नहीं। अगला सवाल है मैम कि किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। संसद में आप जा रही हैं, मुद्दा भी उठ रहा है, बिल वापसी की बात भी हो गई है, क्या इसका सलूशन निकलेगा? किसान आज सड़क पर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान के नाम पर अपनी रोटी सेक करके राजनीति कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जहां एक तरफ नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, वो उस पर खरे उतरते हैं। उन्होंने लंबे समय तक इंतजार किया कि हो सकता है जो हमारे कुछ किसान भाई इस बिल को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उन्हें कष्ट है, उनको समस्या है, समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझना चाहे, तो आज उन्होंने उस बिल को वापस किया। और ये लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है कि वो सबको लेकर के चलना चाहते हैं। वो चाहते तो बिल को वापस नहीं करते, लेकिन उन्होंने बिल को वापस किया, यानी उन्होंने अन्नदाताओं की चिंता की, भले ही उनकी संख्या कम थी। आज जब बिल वापस हो गया है, यही विपक्ष उस वक्त किसान के नाम पर आकर के हा हुल्ला करता था, सदन के अंदर चर्चा करने को नहीं तैयार होता था, अभी भी चर्चा करने को नहीं तैयार है। आज तो सत्र चल गया किसी तरह से, पिछला सत्र भी इसी तरह से विपक्ष ने नहीं चलने दिया। तो निश्चित तौर पर किसान के नाम पर रोटी सेकने वाले नेताओं की भी आने वाले समय में उनकी खुद की मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जो किसी भी तरह से पीड़ित हो। सरकार को ये बात अब कैसे समझ में आई? ये तो पहले स्टार्टिंग में ही, आंदोलन स्टार्ट होने के समय ही सरकार को बिल वापस ले सकती थी। सरकार का प्रयास था कि उसमें जो अच्छाइयां हैं वो पब्लिक तक पहुंचे, वो किसान भाइयों तक पहुंचे। और आज कुछ किसान जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी थी कि इस किसान बिल से हमारा नुकसान नहीं होना है, बहुत से क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में। यदि आप पूरब की तरह चले जाएं तो कोई भी जिला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कोई किसान भाई इस बिल का विरोध किया हो। हम खुद एक किसान परिवार से आते हैं, हमारा क्षेत्र पूरा किसानों का क्षेत्र है, बदायूं लोकसभा भी पूरी किसानों से भरी हुई है। कोई भी उधर किसान भाई हमारा इस बिल से परेशान नहीं था, बल्कि बहुत से भाई तो अब कष्ट में हैं कि इतना अच्छा बिल मोदी जी ने वापस क्यों ले लिया। उन्हें समझाना पड़ रहा है कि मोदी जी सबको लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वापस लिया। हो सकता है कल को उन्हें समझ में आ जाए कि इस बिल से हमें फायदा ही था, नुकसान नहीं होना था। सॉल्यूशन क्या निकलेगा अब? इस देश का अन्नदाता आदरणीय मोदी जी के साथ था, है और रहेगा, क्योंकि यदि अन्नदाता सड़क पर होता तो आज हम सब जिस चैन, सुख, आराम की कोरोना महामारी के दौर में भी किसी तरह की हमें अनाज की कोई असुविधा नहीं हुई, उसका जीता जागता उदाहरण है कि अन्नदाता अपने खेत में था, सड़क पर नहीं था। बात यूपी इलेक्शन की जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आए, सत्ता में आए, तो अयोध्या का नाम बदल देंगे। अब ये तो हमें लगता है एक बहुत बड़ा उनके लिए सपना होगा, और नाम परिवर्तन कर देना किसी चीज का हल नहीं होता है। कह रहे हैं ये तो मैंने बीजेपी से ही सीखा है। मैंने कहा ना, नाम परिवर्तन कर देना किसी चीज का हल नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐतिहासिक स्थल पड़े हुए हैं, उस ऐतिहासिक स्थल को बना करके उस ऐतिहासिक स्थल को विश्व पटल पर लाने के लिए काम करें।
अगर वो सत्ता में आते हैं, अयोध्या का नाम बदलते हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? ये संभव ही नहीं है, और अगर वो ऐसा प्रयास भी करेंगे तो उन्होंने ये जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी 22 के इलेक्शन में। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों बाद चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। क्या रणनीति है इस बार? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि वो हर समय एक नई रणनीति तैयार करती है, और उसी रणनीति के तहत हर वक्त वो अपने जनता के, देवतुल्य जनता के साथ में खड़ी होती है, उनके बीच में जाती है। और आप यदि देखना चाहें तो महामारी के दौरान ही आप देख सकते हैं, जहां सारी पार्टियों के नेता होम क्वारंटाइन थे, वहां भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, और सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि छोटा से छोटा हमारा पदाधिकारी भी, चाहे वो बूथ अध्यक्ष ही क्यों ना हो, बाकी बड़े पदों को छोड़ दीजिए, हमारा बूथ अध्यक्ष भी अपने जितना भी वो कर सकता था दूसरे के लिए, उसने उस महामारी के दौर में भी अपने अपने घर वालों की चिंता ना करके दूसरों की चिंता की। यानी हम तो पहले से ही तत्पर हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, और हम उस राष्ट्र की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, और वो राष्ट्र की सेवा ही हमें पुनः शासन और सत्ता में ले आएगी। अगला सवाल है, हाल में ही पेपर नीट का पेपर आउट हुआ, लीक भी हुआ, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या ऐसे ही सत्ता चलाई जाती है? पेपर लीक होना कोई ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी पेपर लीक हुए हैं। अब ये तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने पेपर लीक होने पर पेपर को कैंसिल करके पुनः करवाने के लिए किया, ताकि पेपर जो लीक हुआ है उसके माध्यम से नकल करने वाला बच्चा पास ना हो जाए, मेहनत करने वाला बच्चा कहीं कम नंबर ना ला ले। इसलिए पेपर को कैंसिल करके पुनः उन्होंने 1 महीने के अंदर की डेट भी दे दी है, 26 दिसंबर। तो ये तो बच्चों के हित का फैसला है, और निश्चित तौर पर हमारी सरकार निष्पक्षता से काम कर रही है और आगे भी करेगी। किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव हमारी सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, नहीं कर रही है। इसमें जो अभी कार्रवाई हुई है पेपर माफियाओं पे, उनको लेके क्या कहना है? निश्चित तौर पर पेपर माफियाओं के खिलाफ, जिन्होंने भी लीक किया, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई हो रही है तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। इस बार बीजेपी बदायूं जिले की विधानसभा कितनी सीट पाएगी? बदायूं लोकसभा में, हमारी लोकसभा में 5 विधानसभाओं में सिर्फ 1 समाजवादी पार्टी के पास है, और इस बार हम सबका प्रयास होगा कि 1 भी सीट समाजवादी पार्टी के पास ना हो। आप, जनता का सवाल है कि आप बदायूं से ज़्यादा लखनऊ ज़्यादा रहती हैं। ये जनता का सवाल नहीं है, व्यक्तिगत हमें लगता है आपका सवाल हो सकता है, क्योंकि जनता आज यदि आप बदायूं में जाकर के पूछेंगे तो जनता ही नहीं बल्कि आपके सहयोगी मीडिया बंधु ही ये कहते हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में इतना समय देने वाला कोई सांसद बदायूं को नहीं मिला है जितना आपने 2 साल के अंदर समय दे दिया है। तो समय देने में तो हमारा कोई रिकॉर्ड बना ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने इतना समय देना शुरू कर दिया है बदायूं में कि हमें ये कोई कह ही नहीं पाएगा कि हमने समय नहीं दिया है। ये बदायूं की जनता का नहीं, व्यक्तिगत सवाल हो सकता है। बीजेपी इस बार कितनी सीट जीतेगी? सीट कितनी जीतेगी ये तो जनता तय करेगी, गठबंधन लेकिन हम सरकार में, पूरी सरकार में मजबूती के साथ आ रहे हैं। कोई कहीं पर हमें रोकने टोकने वाला नहीं है। बीजेपी गठबंधन करेगी क्या किसी से? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आखिर में अपनी जनता से क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता हमारी देवतुल्य जनता है, मैं उसे सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम सबके सामने सबसे अभी संकट की घड़ी जो रही कोरोना महामारी,
इस दौरान जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने हम सबकी परवाह की, हम सबकी चिंता की, हम सबको एक तरह से नया जीवन दान देने का काम किया है। हम सबको ऐसे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए इनके साथ में खड़े रहना चाहिए। और अभी कोरोना का थर्ड वेव भी आ गया है, तो हम सबको अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। वैक्सीन हम सब अगर नहीं लगवाया है कोई, तो वो वैक्सीन लगवाए, और साथ ही साथ मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप अभी करता रहे, ताकि हम सब जिस तरह से अभी तक सुरक्षित हैं आगे भी सुरक्षित रहें, ताकि नव भारत का निर्माण हम सब अपने आंखों के सामने कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष बातचीत में हमारे साथ माननीय संघ मित्र जी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।